शिक्षकों की मदद कैसे करें? शिक्षकों की मदद कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम जाने कि इस समय देश में निपुण भारत अभियान चल गया है। तो अब हम लोग सारी बातें किसके अकॉर्डिंग करेंगे? निपुण भारत के अनुसार। तो निपुण भारत कभी बनेगा? जैसे आप लोगों ने कोठारी कमीशन में एक वाक्य पढ़ा था। कोठारी कमीशन का उद्देश्य यही था, उन्होंने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण कहाँ हो रहा है? कक्षाओं में हो रहा है न भाई, कक्षा ही मेन है। भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा कक्ष में हो रहा है। तो निपुण भारत बनेगा कहाँ? क्लास में, कक्षा कक्ष में। तो हमें आज इस बात पर मंथन करनी है कि एक निपुण कक्षा कक्ष का क्या स्वरूप होना चाहिए। बात हमारी समझिए, हम लोग इस बात में मंथन करेंगे कि एक निपुण कक्षा कक्ष का क्या स्वरूप होना चाहिए। और जब हम लोग स्वरूप जानेंगे फिर उसके बाद ये जानेंगे कि एक निपुण कक्षा कक्ष में एज ए मेंटर क्या रोल हमारा होगा, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। पहले तो हम ये जाने कि एक निपुण कक्षा कक्ष का स्वरूप क्या होगा, फिर दूसरा ये जाने कि हम उनमें इनकी मदद कैसे करें। हम लोग तो ओनली मदद करने वाले हैं, है कि नहीं? हम लोग एक फैसिलिटेटर है, हम वहाँ मदद कर सकते हैं, करने वाला तो शिक्षक है। लेकिन हमें भी एक आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे मदद करें, हम किस फील्ड में मदद करें, कौन सा व्यवस्था है कि जहाँ पर हम मदद करने योग्य हैं। इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण है इसका उद्देश्य आपको स्पष्ट होना चाहिए। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का उद्देश्य, जैसे कोई एक लाइन आपसे पूछे कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, तो हमारा कोई साथी बताए क्या उद्देश्य, हम बताएंगे एक लाइन में। कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मदद बात हमारे मन में रहनी चाहिए। हमारा मोटो जो है, आगे बढ़िए, हमारा मोटो यही दो बातों पे है। देखिए इसमें लिखा भी है कि हम लोग दो ही स्तर में मदद करेंगे। पहला मदद हमारा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की मदद करना है। दूसरी बात है कि हम बच्चे के कक्षा स्तर पर मदद करनी है कि बच्चा कक्षा स्तर के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्राप्त कर सके। इस दो बात को लेकर के हमें मदद की तरीका जाननी है। और हम आप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का उद्देश्य भी यही है, और ये उद्देश्य हो गया तो हम निपुण लक्ष्य अपने आप प्राप्त कर लेंगे। जो है अगर इस उद्देश्य में हम सफल हुए तो, और क्योंकि हमारा होता क्या है कि हम सब बहुत सारे कामों में लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा मोटो इसको है कि समझ विकसित करनी है। बच्चों में समझ हो, खुद में समझ हो, तो समझ आएगी कैसे? तो इस ट्रेनिंग का मॉड्यूल का जो आधार है, तीन तरह के, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, उसी आधार पे बताया गया है कि समझ इसी तरह विकसित होगी। कहा गया है इसमें एक चीनी, इसमें लिखा गया है कि चाइना से लिया गया वक्तव्य है। कहा गया है कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने किया मैं समझ गया, मैंने किया मैं समझ गया। मतलब अधिगम के जो तीन स्टेप इन्होंने बताया किसी भी बात को समझने के लिए, उन्होंने कहा समझ तभी आएगी तो क्या होगा, जब हम करेंगे। मतलब समझ के लिए करना बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रेनिंग, जो हमारे ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स भी यही है कि हमें 60% करना है, 40% हम आपको बातें करेंगे, लेकिन ज्यादा हमें क्या है, करना है। अर्थात हमारी प्रतिभा ही चाहिए। जब हम इस पे इन्वॉल्व जब तक नहीं होंगे तब तक शायद हमें समझ में नहीं आएगा। और आजकल पढ़ाई का भी ट्रेंड है कि पढ़ाई में जो सिलेबस बनाया जा रहा है, यही बनाया जा रहा है ना कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, समझ के साथ होनी चाहिए। तो समझ के साथ पढ़ाई करने के लिए आपने देखा बहुत सारी गतिविधियां आ गई हैं, इसीलिए गतिविधि आ रही है। अब गतिविधि कहने से नहीं होगा, गतिविधि करने से होगा। जब तक हमने डांस नहीं किया तो कोई कितनों कहते हैं डांस नहीं हो पाएगा। तो करने पे है सारा चीज, अब का रिहर्सल हो गया है, खुद करना होगा। तो चलते ही हम लोग एक निपुण कक्षा के स्वरूप की चर्चा करते हैं। भाई किसको आप निपुण कक्षा कहोगे?
एक निपुण कक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? हम सभी प्रतिभागी इस पे मंथन करें, एक एक लोग बताए कि एक निपुण कक्षा का क्या स्वरूप आपके मन में होता है। जब हम निपुण कक्षा हम आपसे बात करना चाहें तो आप एक पॉइंट बताइए कि एक निपुण कक्षा के स्वरूप में क्या बात आनी चाहिए। पहला है कक्षा में बच्चों का अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए।